नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, टीकमगढ़ महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में आधुनिक काल के पूर्व गद्य की स्थिति, आधुनिक काल उदय जो हमारा पेपर चल रहा था, उसमें आधुनिक काल के पूर्व जो गद्य की स्थिति थी, उस पर हम आज इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के पूर्व के गद्य की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से पूर्व भी गद्य लेखन के प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन उसका स्वरूप अविकसित था। आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आधुनिक काल के पहले एक साहित्य की भाषा मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा रही। इसीलिए उस समय की जो गद्य की रचनाएं प्राप्त हैं, उनकी भाषा ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्पष्ट कर दिया कि आदि काल में हठयोग और ब्रह्म ज्ञान से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनका रचना काल 1300 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस प्रकार हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप गोरखपंथी साधुओं की रचनाओं में मिलता है। ये गद्य राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। आगे चलकर गोसाई विठल राज श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ में भी ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। मध्यकाल की गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैश्रवन की वार्ता और 252 वैश्रवन की वार्ता तथा हरि राय की सूरदास की वार्ता भी गद्य रचनाएं हैं। इनका रचना काल ईसा की 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। नावादास ने भी 1660 ईस्वी के आसपास अष्टयाम नामक ग्रंथ ब्रज भाषा गद्य में लिखा था। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन, अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भक्ति को लेकर की गई है, जिसका वर्णन नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक अपने ग्रंथ में किया है। इसके अतिरिक्त वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। आगे चलकर लल्लू लाल ने इसका रूपांतरण खली बोली में किया। इसके बाद सन 1703 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित नासिकेत उपाख्यान की भाषा व्यवस्थित थी। लाला हीरा लाल ने 1795 ईस्वी में आईने अकबरी की भाषा बचने का नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। इसकी भाषा बोलचाल की हिंदी है, अर्थात इसमें अरबी फारसी मिश्रित हिंदी प्रयोग मिलता है। इस तरह आदिकाल से लेकर 18वीं शताब्दी तक ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें पाई जाती है, लेकिन उनसे गद्य का विकास स्पष्ट नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ता है, वैसा आगे चलकर नहीं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। अतः जिस समय से गद्य के लिए बड़ी बोली का प्रयोग किया गया, उस समय से ही वास्तविक रूप से गद्य का विकास माना जाता है। उससे पहले तक हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न भागों में दिल्ली के दरबारी शिष्टाचार के प्रचार के सहारे दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा बनी। अमीर कस्बों ने आदिकाल में
खड़ी बोली में कुछ मुकरियों और पहेलियों की रचना की। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिणी राज्यों के रचनाकारों ने किया। दक्षिणी हिंदी के रूप में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई। 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सबरस की रचना की। औरंगजेब के समय में खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी आरंभ हुई। इसका प्रभाव फारसी पढ़े लिखे लोगों में बढ़ता गया। इस खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों की बाहुलता के कारण यह उर्दू कहलाने लगा। दूसरी तरफ हिंदुओं के शिष्ट समुदाय में तत्सम और तद्भव की प्रधानता के कारण यह हिंदी कहलाई। भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवियों ने खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदकड़ी भाषा में किया। अकबर के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नाम का गद्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी पर प्रथम पूर्णबद्ध लेखक मान सकते हैं। 1761 ईस्वी में मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। रीतिकाल समाप्त होते होते देश में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया। उन्हें भारत की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज करने लगे। उन्हें उर्दू और हिंदी दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई। लेकिन उसके पहले भी हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की 1-2 वर्ष पहले मुंशी सदा सुखलाल की ज्ञान उपदेश वाली और ईशा अल्लाह खातून रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। इसीलिए यद्यपि ये तो नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली का के गद्य का प्रारंभ हुआ, लेकिन ये अवश्य सत्य है कि उनके माध्यम से इसे गति और विस्तार मिला। क्योंकि हम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। संपूर्ण भारत में शांति स्थापना करना और ब्रिटिश प्रदेशों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करना लॉर्ड वेलेस्ली के समक्ष उपस्थित मुख्य चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने पुरानी नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया। उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही उन्होंने कुशल प्रशासन देने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुभव किया। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो व्यवस्थित रूप से कुशल और शिक्षित प्रशासनिक कर्मचारियों को तैयार कर सके। अतः जॉन बिल प्राइस की अध्यक्षता में लॉर्ड वेलेस्ली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। 1803 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिल क्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किए। प्रेस के आगमन से पुस्तकों के मुद्रण में सुविधा होने लगी। लेखन में मुद्रण की सुविधा के लिए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग होने लगा।
फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से पहली बार हिंदी भाषा में आधुनिक प्रणाली के शब्दकोश की रचना हुई। इसी विद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा ब्रज भाषा के व्याकरण के सिद्धांतों का पहली बार विवेचन हुआ। हिंदी गद्य में छोटी छोटी कहानियां भी सबसे पहले यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, जो इनमें से प्रमुख है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, द हिंदी अरेबिक टेबल, कंपैरेटिव अल्फाबेट वुमन, नागरी एंड पर्शियन तथा द हिंदी डायरेक्टरी और स्टूडेंट डायरेक्टरी टू द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। बड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ ब्रज भाषा के भी शब्दों का व्यवहार बहुत अधिक हुआ है। परंतु हिंदी गद्य के साहित्यिक उत्थान की दृष्टि से पटियाला निवासी राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई गद्य रचना भाषा योग विशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की भाषा अधिक निकली हुई खड़ी बोली हिंदी है। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंद इतिहास के आधुनिक काल में लिखा है कि ये पटियाला दरबार में थे और महारानी की कथा बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तक की आदि लिखने में व्यवहृत होता है। अब तक पाई गई पुस्तकों में ये भाषा योग विशिष्ट ही सबसे पुराना है, इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। निरंजनी के बाद पंडित दौलत राम ने 700 पृष्ठों में हरिशेषाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का गद्य अनुवाद प्रस्तुत किया, परंतु इस ग्रंथ का गद्य निरंजनी के गद्य जैसा परिमार्जित रूप नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज तथा लेखक चतुष्टय भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के क्रमिक विकास में 4 लेखकों लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल, ये चारों लेखक जो है लल्लू लाल ध्यान रखना क्योंकि ये 4 महानुभाव जो है ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां तथा मुंशी सदासुख लाल। इनमें से प्रारंभिक 2 लेखक लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। 1800 ईस्वी में जॉन गिल क्राइस्ट ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है और इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ उस समय की राजधानी में इंग्लैंड के नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस प्रशिक्षण में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी कॉलेज की स्थापना हुई। इस संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई और इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ उस समय की राजधानी में इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस प्रशिक्षण में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी भी शामिल थी। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल गिल क्राइस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से हिंदी हिंदुस्तानी गद्य में पुस्तकें लिखवाई।
इसका उद्देश्य भारतीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेज अफसर तैयार करना था। फ्री अफसरों को हिंदी शिक्षा देने और इस योग्य पाठ्य पुस्तकों की तैयारी के लिए लल्लूलाल और सदल मिश्र को अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। लल्लूलाल, इनका जन्म 1763 में और मृत्यु 1825 में हुई, ने 1803 में गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से प्रेम सागर की रचना की। इसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का भाषानुवाद भी कहा जाता है। इसकी भाषा अनेक विदेशी शब्दों और ब्रज भाषा के शब्द प्रयोग से बोझिल है। लल्लूलाल साधारण पढ़े लिखे आदमी थे। इनके गद्य में पंडिताऊपन के साथ साथ व्याकरण की अशुद्धियां भी बहुतायत से मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लल्लूलाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी और कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, वैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर की पहले ही चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में है। इसके अतिरिक्त इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां ब्रज भाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इनका गद्य कथावाचन के उपयोग का अधिक, साहित्य के उपयोग का कम था। इतने पर प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना संस्कृत के चंद्रावती नामक कथा ग्रंथ के अनुरूप की थी। इनका गद्य पर्याप्त निखरा हुआ था और प्रभा से युक्त था। ये बिहार के रहने वाले थे, अतः यत्र तत्र कुछ पूर्वी बोली के शब्द भी अ, इनकी भाषा में आ गए। अगर उनको हटा दिया जाए तो इनका गद्य प्रारंभिक हिंदी गद्य का अच्छा निदर्शन रहा है। इनकी भाषा कोई एक निश्चित नियम मानकर नहीं चली है, क्योंकि उनके सामने भाषा का कोई आदर्श नहीं था। इतना होते हुए भी भाषा की प्रौढ़ता की दृष्टि से वे अपने समकालीन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी भाषा गठीली है। ये लल्लूलाल की भाषा की भांति लचीली, शब्दों को तोड़ मरोड़, लंबे लंबे समास और तुर्कों और अ, तुकों एवं अनुप्रासों के बाहुल्य से रहित है। मुंशी सदाशिवलाल नियाज, जिसके नियाज भी उनका उपने नाम है, 1746 में जिनका जन्म हुआ और 1824 में उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली के निवासी थे। मिर्जापुर के चुनाव नामक स्थान पर अफसर थे। हिंदी गद्य की सेवा इन्होंने अपनी अंत प्रेरणा से की। नौकरी छोड़कर ये प्रयाग आ गए। यहीं पर विष्णु पुराण से एक उपदेशात्मक प्रसंग लेकर हिंदी में श्रीमद् भागवत का सुख सागर नाम से अनुवाद किया। इनकी भाषा उस समय प्रचलित हिंदुओं की शिष्ट भाषा थी। यत्र तत्र मिलने वाले पंडिताऊपन के अतिरिक्त इनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्द प्रयोगों से युक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदाशिवलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था कि रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। ईशा अल्लाह खां, जिनका समय 1792 से 1875 तक का रहा है, सदाशिवलाल की भांति स्वांत सुखाए उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी की रचना इन्होंने की। यह कृति भाषा प्रयोग की दृष्टि से लिखी गई।
ईशा अल्लाह खां के समक्ष हिंदी गद्य की, उर्दू मिश्रित और संस्कृत मिश्रित दोनों ही शैलियां विद्यमान थी। इन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। हिंदी में छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, यह इनकी भाषा का आदर्श है। अर्थात अरबी फारसी के विरल तथा गवारोपन से बिल्कुल मुक्त भाषा इनके प्रयोग का उद्देश्य रहे। ईशा के गद्य की भाषा अत्यंत फड़कती हुई और मुहावरेदार है, परंतु गद्य में भी तुक मिलाने की प्रवृत्ति और फारसी ढंग का वाक्य विन्यास इनके गद्य को कुछ हास्यास्पद बना देता है। इन दोषों के अतिरिक्त इनका गद्य अत्यंत स्वच्छ चलता हुआ शुद्ध खड़ी बोली गद्य के रूप में देखा जा सकता है। चारों लेखकों के बाद ईसाई मिशनरियों ने हिंदी गद्य के प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। बाइबल का हिंदी अनुवाद कराकर ईसाई धर्म के मिशनरियों ने देश के कोने कोने में इसको प्रसारित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई विद्यालय भी खोले। इसी समय भारत में छापे खाने की भी स्थापना हुई। उसके आते ही ईसाइयों का जो धर्म प्रचार था वो बढ़ गया था। पहले भी कर रहे थे, लेकिन छापे खाने की जब व्यवस्था हो गई तो इनका जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो बढ़ गया, तो और अधिक उसमें प्रसार उसका होने लगा। ईसाई मिशनरियों का गद्य तीव्र गति से हुआ है, विभिन्न प्रांतीय प्रभावों से मुक्त था। इसका ना तो व्याकरणिक विधान है, ना कोई दिशा। जनता जिस भाषा को सरलता से समझ पाती उसी का व्यवहार इन्होंने किया। परंतु गद्य के प्रचार व प्रसार की दृष्टि से उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस विषय के सार तत्व के रूप में डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के कारण अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना, प्रभान्विता आदि में मध्यकालीन साहित्य में पृथक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया है। आधुनिक काल के साहित्य में जो वैभव, व्यक्तिक कल्पना, छवियां और प्रयोगात्मकता आई है, उसका आंशिक दायित्व छापे खाने पर भी था। छापे खाने के अभाव में परिवर्तनमान अभिरुचियों और संवेदनाओं का आकलन संभव नहीं था। साहित्य और कला संबंधी आंदोलनों को रूपायित करने में सहायक महत्वपूर्ण योग है। 1835 के आसपास अंग्रेज शासकों ने भारत की शिक्षा नीति निर्धारित करनी चाहिए। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी को स्कूली शिक्षा और अदालत की भाषा बनाना चाहा, परंतु मुसलमानों के विरोध स्वरूप ये स्थान उर्दू को मिला और यहीं से उर्दू और हिंदी का व्यवहार आरंभ हो गया, जो अभी तक सुलझा नहीं चल रहा है। अदालत की भाषा तथा नौकरियों के लिए अनिवार्य भाषा होने के कारण उर्दू और फारसी का महत्व बढ़ने लगा। हिंदी मात्र बोलचाल और यत्र तत्र टूटे-फूटे देवनागरी अक्षरों में लिखी जाने वाली भाषा बनकर रह गई। हिंदी उर्दू के इस संघर्ष को मिटाने और दोनों भाषाओं को में समन्वय करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में। उनके विरोध में हिंदी को संस्कृत संबुद्ध बनाने की चेष्टा राजा लक्ष्मण सिंह ने की। ये लेखक गए हिंदी गद्य के नीति निर्धारक बने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के समन्वयकारी लेखक के रूप में सामने आए। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे
इन्होंने काशी से बनारस नाम का अखबार निकाला। शिव प्रसाद ने आम फहम भाषा पर विशेष बल दिया। ये आम फहम भाषा हिंदुस्तानी थी। अरबी फारसी के शब्दों से युक्त है। इस भाषा का प्रचार जनता में बहुतायत से था। सितारे हिंद ने इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखे जाने की सिफारिश की। यदि हम संक्षेप में देखें तो अरबी फारसी के चलते शब्द प्रयोगों से युक्त है। साधारण बोलचाल की हिंदी के पक्षपाती रहे। उन्होंने स्वयं और अपने सहयोगियों में पंडित बंशीधर श्रीलाल और बद्रीलाल के साथ मिलकर स्कूलों में प्रयोग योग पाठ्य पुस्तकें तैयार कराई। इन्होंने अनेक रचनाएं अपने भाषा आदर्श को प्रस्तुत करना चाहा। राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, इनकी रचनाएं। राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद की मान्यता के विपरीत गद्य में अरबी फारसी के शब्दों की जगह संस्कृत के तत्सम शब्द प्रयोग के पक्षपाती थे। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकालकर संस्कृत संबंध हिंदी गद्य के प्रचार व प्रसार में योगदान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। जब आवश्यकताएं ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी तो जो अपनी प्रतिभा और भावना के बल पर उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करने का की ताकत रखते थे, ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक उसी परिस्थिति में भारतेंदु का बाद में उदय हुआ। कि अभी जब हम बात कर रहे हैं भारतेंदु के पूर्व की बात कर रहे हैं। भारतेंदु के पूर्व का हिंदी गद्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में बिना किसी भाषा नीति को अपनाए आगे बढ़ता रहा। भारतेंदु के समकालीन सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह ने गद्य के नीति निर्धारण का सूत्रपात किया, परंतु भारतेंदु युगीन गद्य अनिश्चयात्मक स्थिति को ही अपनाए चलता रहा। भारतेंदु युग के बाद गद्य की निश्चित नीति का निर्माण द्विवेदी युग में संपन्न हुआ। आज की उर्दू से हिंदी में लिखने वाले लेखक सितारे हिंद की नीति पर चल रहे हैं। लेखक और उनकी संख्या अत्यल्प है। मतलब थोड़े लेखक इस टाइप के हैं जो आज की उर्दू से हिंदी में लिखते, मतलब उर्दू मिश्रित हिंदी, इस तरह से लिखने वालों की संख्या हालांकि कम है, परंतु ये भी चल रहा है। जैसे हिंदी और इंग्लिश का चल रहा है ऐसे हिंदी और उर्दू का भी चल रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्यान लाभपूर्ण रहेगा। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।